आगामी कैबिनेट के फैसले पर सियासी रार, गैरसैंण सत्र पर विपक्ष का सियासत, सत्र की अवधि कम करने पर उठाए सवाल। गढ़वाली फिल्म यू कनू रिश्ता का टीजर लॉन्च, सीएम धामी ने लॉन्च किया टीजर, उपन्यास छूट गया पड़ाव पर बनी है फिल्म। नकल विरोधी कानून को लेकर बीजेपी का अभियान शुरू, योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य, 16 से 22 फरवरी तक चलेगा अभियान। टीबी की दवा लेकर टिहरी पहुंचा ड्रोन, एम्स ऋषिकेश ने रचा इतिहास, सफल ट्रायल करने वाला देश का पहला अस्पताल। रामनगर की नंदा मार्केट का होगा कायाकल्प, कुमाऊनी शैली में किया जाएगा विकसित, पर्यटकों को बढ़ावा देने की कोशिश। डोईवाला में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारी शुरू, मेला समिति ने तैयारियों को लेकर कसी कमर, लक्षेश्वर महादेव मंदिर में होंगे विशेष दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और उत्तराखंड की खबरों के बीच इस बीच बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, स्वामी के विवाद में सपा का बड़ा बयान। रोली आलाकमान के आदेश पर दोनों नेताओं पर एक्शन हुआ है। महिला नेताओं का नेशा खबर लखनऊ से, जहां स्वामी के विवाद में सपा का बड़ा एक्शन। रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह पार्टी से बाहर की गई हैं। आला कमान के आदेश पर दोनों नेताओं पर हुआ एक्शन। महिला नेताओं का शासन की दी थी चुनौती। खबर लखनऊ से, जहां पर स्वामी के विवाद में सपा का बड़ा एक्शन। और खबरों में बात करेंगे देहरादून की, जहां पर उत्तराखंड में गैरसैंण पर सियासत फिर से शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार विपक्ष के सवालों से बच रही है और सत्र की अवधि को कम रखा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि राज्य सरकार डर की वजह से सत्र की अवधि को छोटा रख रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की यदि नीयत साफ है तो गैरसैंण से सरकार को संचालित करे। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने विपक्ष के सवालों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि सरकार गैरसैंण के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। आपको बता दें कि गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से 18 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। फिक्स हो अधिकारी और कर्मचारियों की और सरकार की, लेकिन सरकार लगातार बच रही है। कहीं वीआईपी का नाम सामने ना आ जाए, कहीं उस सफेद पोस्ट नेता का नाम सामने ना आ जाए जो हाकम सिंह और इनके मंडल अध्यक्ष का संरक्षक है। और एस राजू ने जो कहा है कि सफेद पोस्ट नेता मुझे जांच से रोक रहे हैं, वो बात कहीं खुल ना जाए, इस डर से सरकार सत्र लंबा नहीं चलाना चाहती है, जो बहुत गंभीर है। दूसरा, आप ही के प्रश्न पर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। इन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, 2.5 साल में पहला सत्र हो रहा है, एक दिन का सत्र नहीं चला 2.5 साल में। और के माननीय मुख्यमंत्री जी की पूर्व की घोषणा के अनुरूप बजट सत्र को गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है और सरकार के द्वारा 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक विधानसभा सत्र की तिथि घोषित की गई है। और जिस प्रकार से अगर विपक्ष उसको मानता है कि कम अवधि का रखा गया है, तो बिजनेस के हिसाब से ही विधानसभा की सत्र की तिथियां तय की जाती हैं और उसके बीच में कार्यमंत्रणा की बैठकें भी होती रहती हैं। और कार्यमंत्रणा की बैठक में अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आगे आता है या बिजनेस और होता है तो निश्चित रूप से उसकी अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। इसलिए हमारी सरकार की बिल्कुल साफ मंशा है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने 3 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे। राज्यपाल जनपद भ्रमण के दौरान कैंची धाम मंदिर, घोड़ाखाल और हनुमानगढ़ मंदिर दर्शन करेंगे। राजभवन पहुंचने पर एसएसपी ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। राज्यपाल ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी ली। राज्यपाल कल पहले कैंची धाम में नीव करोरी बाबा के दर्शन करेंगे। उसके बाद
घोड़ाखाल मंदिर और हनुमानगढ़ मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। राज्यपाल कल दोपहर में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। 18 फरवरी को राजभवन से कार द्वारा प्रस्थान कर कैला खान हेलीपैड से देहरादून को प्रस्थान करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत की तबीयत आज अचानक बिगड़ी। उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की गुरुवार को अचानक तबीयत खराब हो गई। गुरुवार सुबह रामनगर हल्द्वानी जाते हुए लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास अचानक उन्हें अपच और घबराहट की शिकायत हुई, जिसके बाद हरीश रावत ने तुरंत अपने चालक की गाड़ी वापस मोड़ते हुए घर चलने के लिए कहा। घर जाने से पहले वे मैक्स अस्पताल में चेकअप के लिए पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कुछ जरूरी टेस्ट करवाने की सलाह दी और भर्ती कर लिया। बताया जा रहा है कि अब उनका स्वास्थ्य सामान्य है और देर रात तक उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। खबर डोईवाला से है, जहां आगामी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की स्थिति के संबंध में होने वाले 2022-23 सर्वे के लिए एकल समर्पण आयोग का गठन किया गया है। उसी के तहत नगरपालिका परिसर ने सभी 20 वार्डों के बीएलओ और आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के साथ नगरपालिका और तहसील प्रशासन ने बैठक कर सभी बीएलओ को प्रशिक्षण देकर बताया कि कैसे सभी बीएलओ को घर जाकर ओबीसी की गणना करनी है। नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायतों में ओबीसी आरक्षण की स्थिति क्या रहेगी, इसके संबंध में शासन द्वारा एकल समर्पित आयोग का गठन किया गया है और एकल समर्पित आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसी के तहत नगरपालिका परिषद डोईवाला में कितने ओबीसी लोग हैं उसी के संबंध में एक बृहद सर्वेक्षण की कार्रवाई की जा रही है। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चर्चित NH 74 घोटाले के 10 आरोपियों के मामले में सुनवाई की है। वहीं मामले को सुनने के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने ईडी से 1 सप्ताह के भीतर इनकी याचिकाओं में आपत्ति पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 1 मार्च की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि डीपी से हैं अर्पण कुमार, संजय कुमार चौहान, विकास कुमार बोले, लाल भगत सिंह फोनिया, मदन मोहन पलड़िया, बरिंदर सिंह, बलवंत सिंह, रमेश कुमार व ओम प्रकाश ने अलग अलग याचिकाएं दाखिल कर निचली अदालत के 28 अप्रैल 2022 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें ईडी से कहा गया था कि उनके खिलाफ अलग अलग शिकायतें दर्ज की जाए, जिसके बाद उनके खिलाफ अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए। याचिकाओं में कहा गया कि यह आदेश गलत है। तो ये जो मामला है, इसमें हमने 28/4/2022 का एक ऑर्डर था उसको चैलेंज किया है। उसमें क्या हुआ था, जो डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट ने इनिशियल कंप्लेंट डाली थी उसको कोर्ट ने वापस करते हुए कहा कि आप 7 सेपरेट कंप्लेंट्स डालिए और उसके परसुएंट टू डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट ने 7 अलग अलग कंप्लेंट्स डाली हैं, जिसमें कुछ में एक अक्यूज का नाम 7 में है, कुछ अक्यूज का नाम 2 में है, कुछ का 3 में है, कुछ का 4 में है। तो हमने वो प्रोसीडिंग्स चैलेंज करी हैं कि ये जो ऑर्डर है ये गलत था, ये कंप्लेंट वापस नहीं की जा सकती थी, इसको आइदर एक्सेप्ट किया जा सकता था या रिजेक्ट किया जा सकता था। खबरों में बात करेंगे लक्सर की, जहां उज्जैन के महाकाल और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर हरिद्वार के हर की पौड़ी पर एक विकसित रूप दिया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने दिव्य और भव्य काशी कॉरिडोर बनाया है। वहीं दिव्य और भव्य काशी एक नया स्वरूप ले चुका है। आपको बता दें कि पहले एक छोटा और सकरा रास्ता होता था, लेकिन अब वहां पर बहुत ही आसानी से शिव भक्त गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं। इसी तरह से महाकाल लोक बनकर देश को समर्पित हो गया है और मां गंगा का तट हरिद्वार विश्वव्यापी स्थान है। इसका भी एक कॉरिडोर बनना चाहिए, इसलिए हमने कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पारित किया है। गंगा जी का यह तट धर्म नगरी और विकसित हो, इसके लिए हम आगे प्रयास करेंगे।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने काशी कॉरिडोर बनाया और दिव्य काशी और भव्य काशी आज एक नया स्वरूप ले चुका है, जहां पर भगवान बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में जाने का एक छोटा सा सकरा सा रास्ता होता था, आज वो पूरा हाईवे का रूप ले चुका है। कोई शिव भक्त गंगा जी का जल लेकर महादेव जी को चढ़ाना चाहता था तो चढ़ा नहीं पाता था, वह भी अब रास्ता सीधे ही प्रशस्त हो गया है। उसी प्रकार से महाकाल लोक बनकर देश की जनता को समर्पित हो चुका है, क्योंकि माँ गंगा का तट हरिद्वार यह भी जो है एक हमारा मैं कहूँ कि विश्वव्यापी स्थान है, इसका भी एक कॉरिडोर बनना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने कल कैबिनेट से इसका प्रस्ताव पारित किया है कि निकट भविष्य में हमको उसी तर्ज पर गंगा जी का ये तट, ये धर्म नगरी और मैं कहूँ माया नगरी हरिद्वार भी उसी तर्ज पर विकसित हो, उसके लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे। खबर डोईवाला से है, जहां महाशिवरात्रि के पर्व पर पिछले वर्ष कोरोना काल के चलते मेले की तैयारी फीकी थी, तो वहीं इस वर्ष लच्छीवाला के वर्षों पुराने लच्छेश्वर महादेव मंदिर में इस वर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें कि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का महापर्व है और इस दिन भारी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए लच्छेश्वर महादेव मंदिर में आते हैं। इस बार मंदिर में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए मेला समिति ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि के पर्व पर लगने वाले मेले में झूले आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इस वर्ष काफी संख्या में बड़े बड़े झूलों के साथ ही मौत का कुआं मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। इस बार नया मेले में आपको देखने को मिलेगा मौत का कुआं और काफ़ी अच्छे अच्छे झूले हैं हमारे, और भूत बंगला है, मिक्की माउस है, ड्रैगन है, और ये बहुत अच्छे ब्रेक डांस है, साफ झूले साफ सुथरे। पिछले साल कोरोना हुआ था, उसकी वजह से हल्का मेला रहा। इस बार हमने उन्नति लाई है अच्छा करके, ताकि पब्लिक को भी अच्छा लगे, मनोरंजन अच्छा हो उनका। मेला अभी तो हमें दुकान वगैरह जो है टेंट वगैरह लगा रहे हैं, और दूसरा जो है अभी जो पहले जो हमारे पिछले साल जो हुआ था वो कोरोना की वजह से थोड़ा असमझ में थे, हल्का सा हमारा हुआ था उसमें, लेकिन अब के जो है कोरोना वगैरह तो ऐसा भगवान दुआ से नहीं है, तो इस वास्ते जो है थोड़ा सा हमने आज अब के बढ़ोतरी की है झूले में कि मौत का कुआं लगाया जाए। देखा होगा आपने पीछे जो है भी मौत का कुआं हमने वो एडजस्ट कर दिया है। बाकी जो है झूले में जो है ब्रेक डांस, ड्रैगन और बड़ा झूला और मिक्की माउस वगैरह छोटे मोटे बच्चों के लिए भी मनोरंजन का पूरा साधन हमने जो है आपको किया हुआ है। खबर नैनीताल से है, जहां रामनगर की नंदा मार्केट को कुमाऊनी शैली में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए जिला विकास प्राधिकरण द्वारा बजट भी जारी कर दिया गया है। वहीं कुमाऊं की सबसे पुरानी मंडी में शुमार रामनगर के इस बाजार को पर्यटकों के लिए आकर्षित बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक रामनगर में कार्बेट पार्क घूमने आते हैं, और पर्यटक अब कार्बेट पार्क में जानवरों के दीदार करने के साथ ही कुमाऊनी शैली के बाजार को भी जानेंगे और अपनी यादों को संजो कर ले जाएंगे। उसके बाद फिर जो जितने भी और मार्केट हैं उसको भी हम उसी पैटर्न में। तो देखिए, नंदा मार्केट रामनगर की ऐसी मार्केट है जो कुमाऊं की पुरानी मंडियों में जिसका अच्छा नाम था, और बड़ी अच्छी मार्केट है, और इसकी हम लोगों ने प्लानिंग की है, और जिस हिसाब से हम लोगों ने डिज़ाइन किया है उस हिसाब से हम उसके पुराने स्वरूप को उसको वापस लाने जा रहे हैं, और ये लगभग 2 करोड़ की हमारी योजना है। तो जिला विकास प्राधिकरण से इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। जब एक बार हम इसको नंदा मार्केट को हमारे नैनीताल के खड़ी बाज़ार के पैटर्न में हम उसको डेवलप करेंगे, उसके बाद फिर जो जितने भी और मार्केट हैं उसको भी हम उसी पैटर्न में डेवलप कराएंगे। पर खबर हल्द्वानी से, जहां इन दिनों हल्द्वानी के नैनीताल रोड पर स्थित एनसीसी कार्यालय के ठीक सामने बरसों से अपने कायाकल्प होने का बांट जो रहा नगर निगम पार्क के आखिरकार अच्छे दिन आ गए हैं। आजकल यह पार्क लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
दरअसल इसके पीछे कुछ सामाजिक रचनात्मक कार्य करने वाले लोगों की सोच है, जो इस पार्क को अब वेस्ट मटेरियल से सजा संवार रही है। इस पार्क को सजाने के लिए प्लास्टिक की बोतलों सहित टूटी टाइल्स और अन्य कबाड़ को उपयोग में लाया गया है। इससे इसकी खूबसूरती पर चार चांद लग गए हैं। मैं यहाँ मनोज नेगी सर के साथ जुड़ी हुई हूँ काफ़ी टाइम से। इस पार्क में सर ने बहुत अच्छा वर्क किया। जैसे वेस्ट जो टायर होते हैं जगह जगह से लाके वो उनको कलरफुल बना के उसमें प्लांट लगा रखे हैं, बॉटलों का कलेक्शन अच्छा कर रखा है। यहाँ तक कि जो मतलब लोग टाइल्स वगैरह लगाते हैं उसे फेंक देते हैं, उसका भी अच्छा यूज़ सर ने कर रखा है यहाँ पर बनाकर। अभी जो हमारे हाथ में बटरफ्लाई है, ये जो है टीन से बनाई गई है। इसको पेड़ों में लगाया जाएगा फिर ताकि लोग इसे देखें, कुछ सीखें। और यहाँ पे जो मतलब पेंटिंग्स की गई है उसका मेन मोटिव तो यह है कि उत्तराखंड की संस्कृति को, उत्तराखंड की जो आर्ट है उसको आगे बढ़ावा दिया जाए। सर ये वेस्ट टू वंडर पार्क पे हमने काम किया है, जिसमें हमने एप्रण बनाया है और ये वेस्ट मटेरियल पे बना हुआ है। जो जितने भी फालतू सामान है उससे सर ने ये सब से काम करवाया है। और एप्रण इसमें कुमाऊनी झलक है, एप्रण भी हैं। ये नगर निगम हल्द्वानी के द्वारा यहाँ पे एक जो मेन रोड नैनीताल रोड पे है, यहाँ पे एक पार्क बनाया जा रहा है। एक्चुअली क्या था, यहाँ पे पूरे गंदगी वगैरह थी, तो हमने सोचा इस गंदगी वाली जगह को कुछ कूड़ा कचरा जो हम लोगों का होता है उसी कूड़े कचरे से संवार कर इस पार्क को बनाया गया है। इसकी थीम यह है वेस्ट टू वंडर पार्क है हमारा। इसमें हमने जो भी चीज़ें रखी गई हैं, पुराने टायर, पुराने बोर्ड जो रिक्शे टूट जाते थे नगर निगम के, उन चीज़ों को यूज़ किया गया है, टाइल्स का यूज़ किया गया है। तो ये सारी चीज़ यूज़ करके हमने इस पार्क को डेवलप किया है। और इसका मकसद यही है कि हम लोग वेस्ट को वेस्ट ना समझें, उस वेस्ट को रिक्रिएट करके हम इस तरीके के पार्क या अपने घरों में छोटे गार्डन बना सकते हैं। खबर रामनगर से है, जहां देर रात बाघ ने एक बाइक सवार युवक पर हमला बोलते हुए उसे घायल कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुधवार की रात ज्वाला वन निवासी असलम गुजर अपने मोहम्मद उमर के साथ बाइक से बन्ना खेड़ा के से दवाई लेकर वापस अपने घर जा रहा था। इसी बीच रास्ते में अचानक एक बाघ ने उन पर हमला बोल दिया। असलम बाइक के पीछे बैठा था और बाघ ने उसकी टांग पर हमला बोलते हुए उसे लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद दोनों भाइयों ने जब शोर मचाया तो बाघ जंगल की ओर दौड़ गया। घायल असलम ने बताया कि बाघ ने कुछ दूरी तक उनका पीछा भी किया, लेकिन उन्होंने मौके से बामुश्किल भागकर अपनी जान बचाई है, जिसके बाद घायल असलम को रामनगर के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायल से संबंध में जानकारी ली। हम गए थे पन्ना गेड़ा दवाई लेने, तो रास्ते में हमें बाघ ने झपटा मारा और साथ में भैया थे हमारे, तो मेरी टांग में मारा झपटा। तो करीब 50 मीटर हमारे पीछे दौड़ लगाई, तो फिर हमने हल्ला किया तो बाघ फिर साइड में घुस गया। खबर नैनीताल से है, जहां माल रोड से 14 फरवरी की देर रात चैन से बंधी 3 साइकिल अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई हैं, जिसकी रिपोर्ट असद अहमद ने थाना तल्लीताल नैनीताल दर्ज कराई थी। नैनीताल कोतवाल धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि असद अहमद जो पर्यटकों को किराए पर देने के लिए उसकी साइकिलें जो माल रोड में अनामिका टूर एंड ट्रेवल्स के सामने रात्रि में पार्क की गई थी, उन्हें हल्द्वानी रोड में रूसी बाईपास के पास से चोरी की उक्त तीनों साइकिल के साथ 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चोरी हुई साइकिलों को इनके कब्जे से बरामद कर अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। असद नाम के व्यक्ति द्वारा हमारे यहाँ एक तहरीर दी गई कि उसकी 3 साइकिलें चोरी हो गई हैं, तो हमारे द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर इसमें एक टीम का गठन किया गया दाम सिंह पांगते जी के नेतृत्व में। उनके द्वारा आज सुबह रूसी बाईपास रोड से 3 अभियुक्तों को मैं साइकिल के बरामद किया गया है और उनके नाम है, एक मुकेश है, एक गौरव है और एक मयंक है। इन तीनों के द्वारा साइकिलें चुराई गई थी। ये 7 नंबर के रहने वाले हैं, ये मल्लीताल के हैं सभी लोग। जिस तरीके से पिछले दिनों कुछ चोरियां हुई थी, उसमें हमारे द्वारा जितने भी नशेड़ियों के ठिकाने हैं, जितने भी संदिग्ध व्यक्तियों के ठिकाने हैं, वहाँ पे हमारे द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है तथा ऐसे ढाबे
होटल जहाँ पे ऐसी संभावना हो सकती है वहाँ भी हमारे द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। पौड़ी से है, जहां गर्मी का दौर शुरू होने से पहले ही शहर में पेयजल किल्लत शुरू हो गई है। अनियमित पेयजल आपूर्ति स्थानीय जनता की तकलीफ बढ़ा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में अब जल संस्थान के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। दरअसल शहर में नानघाट और श्रीनगर पेयजल पंपिंग योजना से पेयजल आपूर्ति की जाती है, लेकिन दोनों पेयजल पंपिंग योजनाएं जल संस्थान और विद्युत विभाग दोनों ही विभागों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रही हैं। एक ओर जहां जल संस्थान लीकेज की समस्या को दूर नहीं कर पाई है, तो वहीं विद्युत विभाग द्वारा बार बार शट डाउन किए जाने से पौड़ी में नियमित तौर पर पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। विंटर सीजन चल रहा है, अभी से पानी की समस्या हो गई पौड़ी में, और हम 2 साल से लगातार जल संस्थान से संपर्क कर रहे हैं। जब हम यहाँ आते तो कहते साहब टेक्निकल फॉल्ट है, बिजली नहीं है, इसलिए हम जो है पानी की सप्लाई नहीं कर पाते। तो हमने उनको ये कहा, हम 2 साल से यही लगे हैं कि भाई आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। जैसे हम लोगों के घर में अगर लाइट जाती है तो हम मोमबत्ती की व्यवस्था रखते हैं, तो हम 2 साल से लगे हैं, तो 2 साल से जल संस्थान ने उसमें कोई स्टेप नहीं उठाया। और अभी से जब पानी की कमी है तो गर्मियों में क्या हाल होंगे पानी के, ये आप सोच सकते हैं। सर, इसमें हमारी 1.5 MLD 2 MLD श्रीनगर से वाटर सप्लाई पौड़ी के लिए होती है। ये बहुत काफ़ी पुरानी लाइन है, ये बार बार फटती रहती है जगह जगह, और जिससे हमारी वाटर सप्लाई डिस्टर्ब होती है। बीच बीच में क्या होता है, हैंडल से ये इनका शटडाउन रहता है, कभी लाइट रहती है कभी नहीं रहती है, उस वजह से हमारी डिस्टर्ब होता रहता है इस पानी की। फिलहाल हमारे जो ये गर्मी को देखते हुए हमारे टैंकर वगैरह जो भी हैं जिनसे हम सप्लाई की जाएगी, और जहाँ हमारी लीकेज हो रही है लाइनें तुरंत उसको ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जहाँ अगर दिक्कत आ रही है वो हम उसको समस्या का निदान तुरंत करते हैं। फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम मंथन प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।